हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी मैथ्स क्लासेस वीडियोस में। तो आज हम यूनिट 1 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाएगा इस यूनिट का, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगा जो आपकी क्लास 11th और 12th से रिलेटेड हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमको सबसे पहले जो बात समझनी है वो समझनी है कॉनिक सेक्शन के बारे में। कॉनिक सेक्शन आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं एक बार इसका रिवीजन कराता हूँ ताकि जो आगे के जितने भी आप लोगों की डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं अभी 5-6 मिनट आपको पढ़ाऊँगा, आप प्लीज़ इसमें एकदम कंसंट्रेट करना अपने आप को। और जब आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा तो कल से मैं आपको फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कौन सी आप अप्रोच का उसमें यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्लास 11th एंड 12th। तो देखिए बच्चों, कोनिक का मतलब क्या होता है? कोनिक का मतलब होता है, कोनिक आपका इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कोनिक बनाया हुआ है, आई बात समझ में। और इस कोनिक में जो पॉइंट एस होता है इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है ना। और अब देखिए, अब इस कोनिक सेक्शन के अपोजिट साइड जो मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली हुई है, आप देख सकते हैं ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने कोनिक सेक्शन के अपोजिट जो लाइन ड्रॉ की है उसको कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अब हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अब दूसरी बात एक चीज़ और है, हम क्या करते हैं इस कोनिक सेक्शन में कोई भी एक पॉइंट पी को कंसिडर करते हैं। अब ये पी पॉइंट क्या है, ये मूवेबल है, यानी कि ये अपनी जगह से कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जो फोकस है वो क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि पी एस और पी एम इनका रेशो एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इनका रेशो एक कांस्टेंट होता है जिसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। फिर से कह रहा हूँ, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए कोनिक सेक्शन में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली बात है फोकस और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है डायरेक्ट्रिक्स। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज़ द अपोजिट टू द फोकस। देखिए फोकस के क्या है, अपोजिट है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक्सिस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब पी एस लाइन क्या है, लाइन जॉइनिंग द फोकस एंड पॉइंट ऑन द कॉनिक, ठीक है। और पी एम, अब ये पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए डायरेक्ट्रिक्स में आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई है, तो देखिए ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और ई आपका होता है कांस्टेंट, इसे हम क्या भी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन भी कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक कोनिक सेक्शन बनाया, इस तरीके से बनाया, तो ऑब्वियसली ये कि ये एक्सेस हो जाएगी, ये एक्सेस हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी। तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉनिक सेक्शन बनाया, जैसे मान लो, हालांकि हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से मैंने एक कॉनिक सेक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, इसका फोकस आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगी। जैसे ये एस फोकस बनाया तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगी हमारी, इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगी ये, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डी आर एक्स होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी बात। और हमने एक बात और पढ़ी थी 11th और 12th क्लास में कि अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो वो पैराबोला होता है, इसेंट्रिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो वो हाइपरबोला होता है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से
लेस होती है तो वो क्या होता है, इलिप्स होता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज होगा। हालांकि इसे हम अभी थोड़ी देर के बाद और देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये मैंने एक कोनिक सेक्शन बनाया है, ठीक है ना, ये मैंने एक कोनिक सेक्शन बनाया है। अब इस कोनिक सेक्शन में देखिए जो ये डिस्टेंस है, देखिए आप, तो देखिए ये कॉर्ड है, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। आप अगर यहाँ देखिए जो ये है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, और इस कॉर्ड का नाम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। सो परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, और इसको मैंने दिखाया है एल डैश से, ठीक है ना। और अगर मैं इसका हाफ लूँ, जिसको मैंने स्मॉल एल से दिखाया है, इसको हम कहते हैं सेमी लेटस रेक्टम। तो कुछ पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको समझने हैं, और इनको एकदम अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, ठीक है ना। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं, मैंने क्या कहा आपसे, पहली बात तो आपको आना चाहिए किसके बारे में, फोकस कहाँ पर लेंगे हम, ठीक है। और उसके पास डायरेक्ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, लेटस रेक्टम क्या होता है, और सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है। ये सारी बातें आपको आगे आनी ही चाहिए, नहीं तो फिर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जितने भी आपके डेरिवेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जहाँ पर आपको फॉर्मूले को प्रूव करना है, ठीक है ना, वो बहुत छोटे हैं। अगर आपने पहले वीडियोस देखी हैं तो आपको लग गया होगा कि काफ़ी छोटे हैं, ठीक है ना, बट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपने दिमाग के अंदर अगर बैठा दो तो चाहे कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को आपके कॉलेज में भी ये पढ़ा दिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको क्या करना है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालनी है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालनी है, ठीक है ना, विथ इट्स फोकस। अब जो कोनिक सेक्शन का जो फोकस है, जिसको हमने एस से दिखाया था, ठीक है ना, एज द पोल, वो किसकी तरह काम करेगा, पोल की तरह काम करेगा। जैसे मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाया था ना, कि जैसे एक फिक्स लाइन है हमारे पास, ओ एक्स है, क्या है, ओ एक्स है, ठीक है ना। सॉरी, ये पेन मेरे ख्याल से दिख नहीं रही है रेड कलर की क्लियर तरीके से, तो मैं दूसरी पेन का यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे देखिए मैंने कहा था कि एक फिक्स लाइन होती है, कहा था ओ एक्स, ठीक है ना, और यहाँ से एक पॉइंट पी होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमको निकालना क्या है, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक। कोनिक तो ये है, आप देख ही रहे हैं, ये पूरा कोनिक मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक विथ इट्स फोकस, जो कोनिक सेक्शन का आपका क्या है, फोकस है, वो कहाँ है, एज द पोल, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए मैंने एस की, ओ की जगह पर क्या लिख दिया है, एस लिख दिया है, ठीक है ना। एंड इट्स एक्सिस लेइंग ऑन द इनिशियल लाइन, और देखिए जो इसकी एक्सिस है वो कहाँ पर लाई कर रही है, इनिशियल लाइन पे लाई कर रही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या किया था, देखो अब देखिए, अब आप इस पॉइंट पी को देखिए। अब इस पॉइंट पी के लिए मैंने डेफिनेशन आपको अभी बताई थी कोनिक सेक्शन की, जो आपने 11th-12th में पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि पी एस अपॉन पी एम का रेशियो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। अगर मान लो मैं इसको एल पॉइंट के लिए लगाऊं, देखिए आप खुद देखो ना, अगर मैं पी पॉइंट के लिए यहाँ पर अगर मैं कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन लगाता हूँ तो क्या आएगा, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा। अब देखिए ये आपके कोनिक सेक्शन में प्रेजेंट क्या है, आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पी, एक पॉइंट क्या है आपका, एल है। अगर मैं इसी डेफिनेशन को एल पॉइंट के लिए लगाऊं तो क्या आएगा, एल एस अपॉन एल एम डैश इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा। बस इतना ही आपको समझना है, और बाकी आपको ज़्यादा समझने की जरूरत इसमें है नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि कोनिक सेक्शन में आपको पॉइंट देखना है कोई भी। अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सेम वही चीज़ करोगे कि जैसे मान लो यहाँ पर क्यू पॉइंट होता तो आप क्या कहेंगे, एस क्यू अपॉन एस जेड इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमने डेफिनेशन लगाई कोनिक की, जो मैंने अभी आपको जस्ट रिवीजन में भी पढ़ाया है, कि पॉइंट पी के लिए पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, और अगर मैं एल के लिए लगाऊँ तो क्या लिखेंगे आप, एल के लिए लगाऊँ तो
एल एस अपॉन एल एम डैश इक्वल टू ई। तो वही चीज़ मैंने कर रखा है, एक बार मैंने इस डेफिनेशन को पी पॉइंट के लिए अप्लाई किया है और एक बार एल पॉइंट के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक फॉर पॉइंट पी। तो देखिए पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, ठीक है ना। अब देखिए पी एम किसके बराबर है, एन जेड के, तो मैंने पी एम की जगह क्या लिख दिया, एन जेड करके लिख दिया, ठीक है ना। और देखिए पी एस, अब देखो पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा लिए हैं, तो ऑब्वियसली है कि पी एस की वैल्यू कितनी होगी, आर होगी, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पी एस की जगह आर लिख दिया और पी एम की जगह एन जेड लिख दिया, और यहाँ से मैंने एन जेड की वैल्यू निकाल ली और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब सेम वही डेफिनेशन में कौन से पॉइंट के लिए लगाऊंगा, एल के लिए लगाऊंगा, तो एल एस अपॉन एल एम डैश इक्वल टू भी ई लिख दूंगा मैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें। तो मैंने वही बातें लिख दी, एल एस अपॉन एल एम डैश इक्वल टू ई, ठीक है ना। अब देखिए एल एम डैश को देखिए, एल एम डैश किसके बराबर है, एस जेड के बराबर है। तो देखिए मैंने एल एम डैश को क्या लिख दिया, एस जेड लिख दिया। और एल एस को देखिए आप, एल एस कहाँ पे है हमारे पास, एल एस को देखिए, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब ये क्या है, सेमी लेटस रेक्टम है, मैंने आपको बताया था सेमी लेटस रेक्टम है। तो इस सेमी लेटस रेक्टम को किससे दिखाया जाता है, एल से दिखाया जाता है, ठीक है ना। इसको किससे दिखाया जाता है, एल से दिखाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको हम किससे दिखाते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको स्मॉल एल से लिख देता हूँ। तो अब जब हम पॉइंट एल के लिए लगा रहे हैं तो एल एस अपॉन एल एम डैश इक्वल टू ई, और एल एम डैश को हमने क्या लिख दिया, एस जेड लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। और फिर हमने एल एस की जगह एल लिख दिया और एल एम डैश की जगह क्या लिख दिया, एस जेड इक्वल टू ई। तो यहाँ से एस जेड की वैल्यू आ गई, एल अपॉन ई आ गई। तो आई होप कि आपको दोनों इक्वेशन समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब आप यहाँ देखिए, अब मैं एस जेड को लिखूँगा, एस जेड को लिखूँगा मैं यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। एस जेड के टर्म पे मैं सॉरी एन जेड को लिखूँगा, ठीक है। तो अब एन जेड को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए एन जेड क्या होगा, देखिए इस पूरी वैल्यू में से, यानी कि एस जेड में से किसको माइनस कर दूंगा मैं, एस एन को माइनस कर दूंगा। देखिए अगर मुझे एन जेड की वैल्यू निकालनी है, एन जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एस जेड में से कौन सी वैल्यू माइनस कर दूंगा, एस एन। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एन जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एन जेड इक्वल टू एस जेड माइनस एस एन, ये लिख दिया मैंने। बस अब मेरे पास दोनों वैल्यू हैं, एन जेड की जगह मैं लिख दूंगा आर अपॉन ई, ठीक है ना। और एस जेड की जगह लिख दूंगा मैं एल अपॉन ई माइनस। अब दूसरी बात है, देखिए अब एस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा। अब मैंने कैसे लिख दिया एस एन को आर कॉस थीटा, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने कैसे लिख दिया इसको, देखो मैंने किस तरीके से इसको लिख दिया है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसको आर कॉस थीटा ये सब आप जानते हैं, इन जो आपने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि जैसे मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट से अगर आपका कोई कंपोनेंट थीटा बनता है, ठीक है ना, और ये वैल्यू आर है, तो थीटा के साथ लगी हुई साइड क्या होती है, आर कॉस थीटा, और थीटा से हटी हुई साइड क्या होती है, आर साइन थीटा। तो मेरे को यही वैल्यू तो निकालनी है, एस एन तो है, तो एस एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा। एस एन की जगह क्या लिख दिया मैंने, आर कॉस थीटा। तो देखिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है फ्रॉम डायग्राम, ठीक है ना। तो हमने क्या किया अभी तक कि भाई हमारे पास एक कोनिक सेक्शन था, कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पॉइंट पी के लिए अप्लाई की, ठीक है ना। और फिर वो डेफिनेशन किसके लिए अप्लाई की, हमने पॉइंट एल के लिए अप्लाई की। और उसके बाद हमने लिखा किसको, एन जेड को किस तरीके से लिखा, एस जेड माइनस एस एन करके लिखा, ठीक है ना। और एस एन की वैल्यू क्या आई, आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हमने उसके बाद क्या किया, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है वैल्यू रखने के बाद, हम इस पूरी इक्वेशन में ई अपॉन आर से, यहाँ पर देखिए ई अपॉन आर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने कोई भी स्टेप शॉर्ट नहीं किया है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। तो आर अपॉन ई इंटू ई अपॉन आर, ऐसी एल अपॉन ई इंटू ई अपॉन आर माइनस आर कॉस थीटा, और ई अपॉन आर कर दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू तो 1 होगी, सारी वैल्यूज़ कैंसिल होगी, यहाँ ई और ई कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बच गया, ई कॉस थीटा। अब बताओ यार इससे आसान क्या डेरिवेशन हो सकता है, कॉस थीटा को यहाँ ले आओ तो 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। काफ़ी बार ये डेरिवेशन आपका पूछा गया है, और मेरे को लगता है कि आपके कॉलेज में भी आपको ये पढ़ाया ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। हाँ अब इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं उनको हम
चलो डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशल केस निकलेंगे और वही स्पेशल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। अब देखिए स्पेशल केस देखिए। अब देखिए मैंने क्या बनाया, यहाँ एक कॉनिक सेक्शन बनाया है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी। अब देखो अभी अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, देखिए हमने जो अभी जो क्या कहते हैं हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो यही तो था, L/R = 1 + E cos थीटा। और देखिए हमने क्या किया था, और मैंने आपको ये कहा था कि देखिए ये हमारा कॉनिक सेक्शन के अपोजिट होती है DRX, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरफ को अगर DRX है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे, और अगर अपोजिट साइड है तो कौन सी डायरेक्शन ले लेंगे हम, नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव के लिए तो अभी अभी हमने ड्राइव किया ही है ना, तो L/R = 1 + E cos थीटा। तो अगर DRX अगर यहाँ देखिए अपोजिट साइड में आ जाएगी तो बस E की जगह -E रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - E cos थीटा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि स्पेशल केस में जो केस नंबर 1 है ये अभी हमने ड्राइव किया था, जहाँ पर हमें L/R = 1 + E cos थीटा आया था, ठीक है ना। अगर हम वही DRX को, ठीक है ना, अगर अपोजिट साइड रख दें, डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम अपोजिट साइड रख दें एक्सिस के, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली है कि E की जगह हम कौन सी वैल्यू रख देंगे, -E। तो L/R = क्या आ जाएगा, 1 - E cos थीटा। बहुत ही आसान सा केस है, लेकिन आके ज़रूर लगेंगे, ये याद रखना जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए स्पेशल केस में अगला क्या है, देखिए देखिए अब हमने क्या किया, देखिए आप यहाँ देखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये देखिए ये तो आपका फिक्स पॉइंट इनिशियल लाइन होती है। अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा टिल्ट करके रख दिया, ठीक है ना। जो हमने कोनिक सेक्शन है उसको टिल्ट करके रख दिया है, ठीक है ना। कोनिक सेक्शन को क्या कर दिया हमने, टिल्ट करके रख दिया। और ये क्या कर रहा है, इनिशियल लाइन से मान लो क्या कर रहा है, लैम्डा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और देखो, और ये डायग्राम ऐसा भी तो बन ही सकता है ना भाई कि डायरेक्ट्रिक्स को हमने अपोजिट रख दिया। देखिए डायग्राम तो वही है ना, इनिशियल लाइन से देखो टिल्ट करके रख दिया, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, लैम्डा एंगल बना रहा है। देखिए लैम्डा एंगल बना रहा है ना, ठीक है। तो लैम्डा एंगल, सॉरी यहाँ पर लगना चाहिए था मेरे को, लैम्डा एंगल यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे को। तो ये लैम्डा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो अंतर क्या आएगा, सिर्फ थीटा, जो पुराना फॉर्मूला है उसमें थीटा माइनस क्या रख देंगे हम, लैम्डा रख देंगे, ठीक है ना। और अगर अपोजिट साइड में टिल्ट करके रखा है तो देखिए यहाँ पर क्या है, E की जगह क्या रख देंगे, -E, और बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए आप मैच कर सकते हैं। देखिए ऊपर क्या था, L/R = 1 + E cos थीटा, और अपोजिट साइड है तो L/R 1 - E cos थीटा। देखिए यहाँ पर अगर लैम्डा टिल्ट हो गया है कोनिक सेक्शन एक्सिस से, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा के साथ क्या लिख दोगे, थीटा माइनस लैम्डा लिख दोगे। देखिए दोनों फॉर्मूले में हमने थीटा माइनस लैम्डा रख दिया है। अब देखिए अगर अपोजिट साइड है, अगर सेम साइड है यानी कि पॉजिटिव साइड है तो +E, और अगर अपोजिट साइड है तो क्या, -E। देखिए कितना आसान है। मैं फिर से कहूँगा और बार बार कहूँगा कि कल जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आती होंगी, इसलिए बार बार इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ केसेस आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगली चीज़ जो आज हम लास्ट में देखेंगे वो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये निकालनी है आपको, ये भी काफ़ी आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए अच्छा देखिए ये पॉजिटिव, अब देखिए ये पॉजिटिव साइड में रखा हुआ है डायरेक्ट्रिक्स, और ये किस साइड में रखा हुआ है, अपोजिट साइड में। तो ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव साइड है तो +E, और नेगेटिव साइड है तो -E। अब इसमें क्या है कि देखो हमारे पास अभी अभी मैंने ड्राइव किया है फॉर्मूला L/R = 1 + E cos थीटा, ठीक है ना। तो जब हम DRX की इक्वेशन निकालते हैं तो 1 गायब हो जाता है। डेरिवेशन मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं आपको करा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आया नहीं है ये कोई डेरिवेशन इसका, ठीक है ना। तो प्रूव करने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, L/R = 1 हटा दूँ यहाँ से, E cos थीटा। अगर DRX आपका क्या है, अपोजिट साइड है तो E की जगह क्या रख दो, -E, तो क्या आ जाएगा, -E cos थीटा। ये काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर लेना, तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए अब आपको क्या बताना है, देखिए हाउ टू फाइंड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हाउ टू
फाइंड दैट गिवन पोलर इक्वेशन इज पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले टाइम पे कि आपको कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए बोलेगा और लास्ट में ये बोलेगा कि जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है वो पैराबोला की है, इलिप्स की है या हाइपरबोला की है। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स तो क्या होती है, L/R = 1 + e cos थीटा होती है, ठीक है ना। तो देखिए अगर पैराबोला है तो E = 1 होगा, तो भाई इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, L/R = 1 + e की जगह 1 रख दो तो 1 + cos थीटा आ जाएगी। और इलिप्स के लिए e की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, यानी कि माइनस में आ गई कोई भी वैल्यू, अब ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। और ऐसे हाइपरबोला के लिए e इज़ ग्रेटर देन 1, जैसे मान लो अगर आपके पास ये आ गया कि 1 - 2 cos थीटा किसकी इक्वेशन है, तो आप सिंपल सी बात है आप कहोगे कि ये तो इलिप्स की है। अगर मान लो कभी ये आ गया 1 + 5 cos थीटा, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, इसलिए e इज़ लेस देन 1 और e इज़ ग्रेटर देन क्या लिखा है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसमें e की वैल्यू आपकी क्या रहती है, एकदम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो क्या होती है √2। तो कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में cos थीटा के सामने e की वैल्यू अगर आपके पास √2 लिखी आ गई तो समझ जाना वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही है, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास लाइव आ जाऊं ताकि मैं आपको और भी सारी चीज़ें समझा सकूं। लेकिन जब तक मेरे कम से कम 50 सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे तो यूट्यूब मुझे अलाउड नहीं करेगा लाइव आने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके सामने अच्छा मैटर लेके आ जाऊं। तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।